हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अनुपात। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, पर आज तो मरीज हूँ, भयंकर रोगी हूँ। मुझे यह रोग किसी रोगी से छूत लगकर नहीं हुआ है, यह तो मानो मेरे दोषों का ही परिणाम है। मैंने यह पेशा रोगियों की सेवा करने के लिए अपनाया था। जन जन की सेवा का इससे अच्छा अवसर और कहाँ मिलता है। जिस संस्था में मैंने डॉक्टरी की शिक्षा पाई है उसका उद्देश्य ही सेवा करना था। लीव टू सर्व अर्थात सेवा के लिए जीवन धारण करो। जब तक वहाँ अध्ययन करता रहा तब तक मेरे मन में सेवा की भावना हिलोरे मारती रहती थी। 5 वर्ष के अध्ययन ने इस भावना को और भी पुष्ट कर दिया था। परेल बम्बई से कान, नाक और गले की बीमारियों पर विशेष अध्ययन करके आया था। पर आज वे सब बातें क्यों याद आ रही हैं, मैं नहीं जानता। मैं कभी रोगी बनूंगा यह भी तो नहीं जानता था। यह कमरा बंदी गृह की तरह मुझे केवल रोगी होने का एहसास कराता है। बिस्तर पर पड़े पड़े छत से टंगे हुए पंखे को ही देखता रहता हूँ। इसकी तेज चाल में ही ऐसा कुछ है जो मुझे बहुत पीछे ले जाता है। न जाने कौन कौन सी घटनाएं समय की गुफाओं से निकलकर सामने आती जाती हैं। वीडियो फिल्म के से दृश्य अपने आप चलते जाते हैं। जब मैंने नर्सिंग होम में काम करना शुरू किया था तब सच कहता हूँ मेरा हृदय बड़ा पवित्र था। मैं हर एक रोगी की अपने सगे संबंधी की तरह सेवा करता था। भयंकर रोग से कराहते रोगियों का दर्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू उमड़ पड़ते थे, जिन्हें मैं सबसे छुपाकर पोंछ लेता था। निर्धन रोगियों से कोई फीस नहीं लेता था। ऊपर चल रहे पंखे में मेरे अतीत की पूरी फिल्म दिखाई पड़ने लगी है। जब मैं बम्बई में था, इसी समय प्रिया ने इस कमरे में प्रवेश किया है तो मेरी विचार श्रृंखला टूट गई है। देखूं अब क्या लेकर आई है। हेलो डियर, कैसे हो? यहाँ कोई आया तो नहीं था? क्या मतलब? मैंने कहा। उसने कहा, मतलब ही मतलब है। कोई तुम्हारा दर्द दूर करने थोड़ी ही आता है, जो भी आता है मजाक उड़ाने आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी मरीज बन गए? अब पता चलेगा आपको कि बीमारी क्या होती है। तुम सच कह रही हो प्रिया, तुम भी तो डॉक्टर होते हुए भी किसी का दर्द दूर करने नहीं जाते थे। जो हमारे पास आते थे उनको भी हम अच्छी तरह मन से पूरी निष्ठा के साथ कहाँ देखते थे। तुम तो स्त्री रोगों की विशेषज्ञ थी, तो यही सोचती रहती कि कोई अवैध संबंधों वाला केस फंसे तो आमदनी हो। अगर धनवान हुआ तो कम से कम 25,000 और अगर साधारण हुआ तो 10,000 की प्राप्ति तो संभव थी ही। कुंवारी या विधवा ही तुम्हारे पास आती थी, और यह भी तो कि जब वह महिला देने में असमर्थ होती थी तो तुम क्रूरता से उसके शरीर के आभूषण उतरवा लिया करती थी। ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, 2-3 बार इस तरह की बात जरूर हुई थी। तो क्या करती? इस तरह के बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? किसी ने कहा था क्या उनसे? मैंने कहा, अपनी बात याद करो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हें भी तो इसी तरह बच्चे से मुक्त होना पड़ता किसी क्लिनिक में। इस पर प्रिया के अधर थोड़े दबे और ऐसा लगा कि जैसे वह मुस्कुराएगी, पर नहीं। उसके क्रूर लगते मुख पर मुस्कुराहट कहाँ, वह तो मुझसे ही झगड़ बैठी। अपनी बात कहो, तुम किस तरह मरीज से धनेटते थे? उसके इस प्रकार कहने पर मैं बिफर उठा। प्रिया, तुम चुप भी रहोगी कि नहीं? गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, रोगी हूँ, पूरा रोगी, और बस रोगी, इससे अधिक और कुछ नहीं। अब यही चाहता हूँ कि यहाँ के डॉक्टर मेरे साथ वह व्यवहार ना करें जो मैं अपने रोगियों के साथ किया करता था। मैं भी तो सेवा करना भूलकर मेवा के लिए पैसा जुटा रहा था। कोई परिचित हो या मित्र हो, धन तो सभी से लेना पड़ता था। मीठी मीठी बातें करके बहला फुसलाकर सदा निरोग रहने का सपना जगाकर उनसे रुपया ले लेता था। मेरा मीठा व्यवहार रोगी को सुख और सांत्वना देना नहीं था। वास्तव में रोग की पहचान मुझे नहीं थी। मशीनें जो बता देती वही सच होता। रक्त की जांच में कभी कभी भूल हो जाती थी। कर्मचारियों की लापरवाही से बहुत कुछ हो जाता था, तब बीमारी ही बदल जाती थी। पेट में अल्सर होता था तो उस मरीज को तपेदित का मरीज घोषित कर दिया जाता था। एक आईएएस ऑफिसर को तपेदित बता दी तो डब्ल्यूएचओ से उन्हें दवा मिलने लगी। 3 महीने बाद वह मरीज जब आया तो उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने उसका केस अपने हाथ में लेना अस्वीकार कर दिया था। फिर पता चला कि उसकी पतिव्रता पत्नी किसी बड़े अस्पताल में दिखाने ले गई है। उसने मुझे बुरी भली सुनाई, पर मेरा क्या बिगाड़ लिया। प्रिया चुपचाप बैठी सुनती रही। अचानक घड़ी देखकर वह उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं फिर अकेला रह गया हूँ।
वैसे तो सभी अकेले हैं। मनुष्य संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता भी है। फिर भी आज एक चेहरा बहुत सुकून पहुंचा रहा है। फिल्म की तरह वह बार बार आंखों के सामने झलक जाता है। मैंने प्रिया को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन नहीं समझा पाया। मैंने उसको धनी और संपन्न जानकर प्रेम किया था। मेरा यह प्रेम हुआ नहीं था, किया गया था। ऐसा ही शायद प्रिया की ओर से भी हो। उसमें कोमल भावनाएं कभी जन्मी ही नहीं। मुझ में अपने इशारे पर चलने वाला पुरुष देखा होगा। यह भी कि वह वासना पसंद नारी थी और यह अवगुण मुझ में भी था। हम दोनों की जन्मपत्री इसी तरह मिल गई थी। प्रिया मेरी इस दुर्बलता को जानती थी, इसलिए नारी संपर्क से मुझको बचाती रहती थी। मैं कार से कहीं जाता तो वह कोई ना कोई ऐसी वस्तु रख देती कि लौटने पर मुझे घेरा जा सके। जैसे एक बार मैं अपनी एक साली को उसके घर पहुंचाने गया। लौटकर विश्राम करने लगा, तभी प्रिया ने कमरे में घुसकर कहा, ये चप्पलें किसकी हैं? मुझे नहीं मालूम, यह मेरा जवाब था। तब ये कहाँ से आई? आखिर मुझे अपनी साली से कहना पड़ा कि तुम अपनी चप्पलें मेरी गाड़ी में क्यों छोड़ गई? वह आश्चर्य में आकर बोली, मैं तो जो चप्पलें पहनी थी अब भी पहने हूँ, वे किसी और की होंगी। अरे हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी परीक्षा ली हो। वे ऐसा करके आपके किसी के भी साथ संबंध को स्वीकार कराना चाहती होंगी। भाई वाह, क्या नायाब तरीका है, उनको दाद देनी होगी। ममता सचमुच मुझे बहुत पसंद थी। वह स्नेह, वह ममता जो एक पत्नी अपने पति को दे सकती थी, वह ममता में है। इसी कारण तो पत्नी जीवन संगनी कहलाती है। जिस अमृत से वह पुरुष को सींचती है, वह मुझे आज तक नहीं मिला। ये जो दवाएं मेरे लिए रखी गई हैं, ये तो जहर हैं। मेरे भाग्य में अमृत कहाँ? मैं तो बंदी गृह में हूँ। मुक्ताकाश में विचरण करने का सुख कभी नहीं जान पाया। प्रिया नाम से वह मेरी पत्नी प्रेम की खान मालूम होती है, मक्खन का गोला प्रतीत होती है, पर अंदर से उतनी ही सख्त है। भावना उसे छू भी नहीं गई। उस पर भी शक की मेरा तो जीना ही हराम कर दिया है। अच्छा हो कि इसी ऑपरेशन में मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। ममता गोरी नहीं थी, श्यामल वर्णा थी, पर उसकी आंखें जैसे बातें करती थी। जब वह आती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हवा का सुगंध से भरा एक झोंका कमरे में घुस आया हो। मैं सच कहता हूँ, मेरा उससे केवल हार्दिक लगाव था। जब तक वह मेरे सामने रहती, मैं अपने को परितृप्त अनुभव करता था और उसके जाने के बाद महाशून्य में डूब जाता था। एक दिन न जाने क्यों मैं टहलता हुआ अस्पताल के बाहर चला गया। वहाँ बाहर ही पोर्च में एक जला हुआ केस आया। वह एक नारी का था। मैंने उत्सुकतावश यूं ही पूछ लिया, क्या हुआ इसको, कैसे जल गई है? कहते कहते चादर मुंह से उठा दी तो मेरा पैर जैसे विषधर सांप पर पड़ गया। मैं व्यथित हो गया, क्योंकि वह ममता थी। हाय, इस स्नेहमयी और सभी गुणों से भरपूर एक संपूर्ण नारी को किसने जला दिया? जी चाहा दीवार से सिर टकरा दूं और उस ममतामयी ममता को पुकारूं। शायद मेरी पुकार सुनकर वह पुनः जीवित हो उठे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो वह मेरी पुकार से परे थी। अपने क्लिनिक में आकर प्रिया को यह समाचार दिया तो वह उसी को दोष देने लगी। एक्रोलिक कपड़े की साड़ी पहनकर गैस जला रही होंगी, उसकी अपनी ही भूल से जली होगी। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? मैं झल्ला उठा, तुम तो कठोर हो प्रिया, वह अपने आप क्यों जलती? प्रिया मेरी बात सुनकर वहाँ से हट गई। तभी से मैं जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। बाईपास सर्जरी की नौबत आई तो मैंने सोचा, अच्छा है मेरे जीवन का अंत हो जाए। प्रिया मेरी कठोर केयर टेकर है, कम से कम उससे तो छुटकारा मिलेगा। ममता के मरने के बाद दो मीठे बोल बोलने वाला भी तो कोई नहीं रहा। जी चाहता उसको जलाने वाले को मैं भी किसी तरह जलाकर मार डालूं, पर अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? अब मैं डॉक्टर नहीं, रोगी हूँ। अपने डॉक्टर होने पर लज्जा आती है। जो कुछ मैंने किया उसी के अनुपात में जल रहा हूँ। अब तो बस अंत समय की प्रतीक्षा है। स्ट्रेचर सरकता जा रहा है। बरामदा, कमरा और गलियारों में होकर 4 पहियों पर मैं पड़ा हुआ चल रहा हूँ। अस्पताल साफ सुथरा और सुंदर है। व्यस्त कर्मचारी और डॉक्टर इधर से उधर जा रहे हैं। मेरे ऊपर एक नज़र डालकर आगे बढ़ जाते हैं, पर मैं अब भी ममता के बारे में सोच रहा हूँ। लगभग 2 माह पहले जब वह आई थी तो अपने स्वभाव के विपरीत मुस्कुराना भी भूल गई थी। उदास उदास सी बैठी रहती थी।
मुझे जीने की प्रेरणा देने वाली ममता क्यों चुप चुप रहने लगी थी? मैं समझ नहीं पाया। शायद उसे तभी पता था कि उसके शरीर की होली जलाई जाएगी। उसकी एक एक मुद्रा मुझे याद है। पर अब तो मुझे बेहोश किया जा रहा है। सब कुछ जैसे अंधकार की गर्त में खो रहा है। अब कुछ मत सोचो डियर। आवाज़ सुनकर पास ही खड़ी प्रिया की ओर से मुंह दूसरी ओर घुमा लेता हूँ। कहाँ प्रिया और कहाँ ममता, दोनों में कितना अंतर है। बस अब मेरी चेतना शून्य हो रही है। अलविदा।